नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको विशेषता कुंभ राशि के लिए आने वाला सन 2026 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। बाकी की जो राशियां हैं उसकी जानकारी मैं अलग अलग एपिसोड बनाकर आपको देने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में हम कुंभ राशि की बात करने वाले हैं। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले सभी कुंभ राशि के जातक जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आने वाले सन 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। मित्रों, जो वार्षिक राशिफल होता है यह विशेषता जो 4 प्रमुख ग्रह होते हैं, जिसमें 2 तो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, साथ ही शनि और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर विशेषता यह आधारित होता है। उसका कारण क्या है कि जो बाकी के जो ग्रह होते हैं वो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, या उनकी तो समय समय पर वीडियो आती ही है। और जो 4 विशेष ग्रह हैं, राहु, केतु, बृहस्पति और शनि, यह एक राशि में सर्वाधिक समय के लिए गोचर करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है किसी जातक पर इन्हीं ग्रहों का पड़ता है। मित्रों, एक एक करके ग्रहों के अनुसार आपको पूरे वर्ष फल की जानकारी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर अभी 7.5 चल रही है और 2026 के पूरे वर्ष के दौरान 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। मित्रों देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो राहु और केतु की करेंगे। देखिए, राहु जो है वो आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु का जो प्रभाव होता है वो आपको पता है शनिवत होता है, शनि के ही समान उनका फल है। वहीं जो केतु होते हैं वो कुजवत फल देते हैं, अर्थात मंगल के समान उनका प्रभाव होता है। राहु और केतु पूरे वर्ष लगभग आप समझ लीजिए आपकी राशि में राहु है, और आपके ठीक सामने जो राशि 7वीं सिंह राशि है वो उसमें केतु विराजमान रहेंगे। इस वर्ष के अंत में जाकर तकरीबन आप 26 नवंबर का समय मान लीजिए, कुछ लोग 5 दिसंबर भी बता रहे हैं, 26 नवंबर के बाद ही आप जान लीजिए कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो पूरे वर्ष जो है राहु आपकी राशि में रहेंगे। अब राहु का जो प्रभाव होता है लगन में आपके बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारा सर होता है, हमारे विचार होते हैं। ये राहु का प्रभाव कैसा है? राहु मायावी प्लैनेट है। राहु भ्रम फैलाने का काम करता है, कल्पनाशील बना देता है व्यक्ति को। जो नहीं है उसी को सच मानना, जो सच है उसको भ्रम मानकर व्यक्ति चलता है, और इसी वजह से उसके काम अटकते लटकते और भटकते चले जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति उस रास्ते पर इतना आगे चला जाता है भ्रमित होकर जहां पर उसकी मंजिल भी नहीं होती, और वहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो राहु इस वर्ष जो कुंभ राशि के जातक है उनको भ्रमित करने का तो काम करेंगे, लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है वो शनि है, और शनि के समान राहु का फल है, तो उतना बुरा प्रभाव भी आपको नहीं देंगे। और यहां पर एक अच्छी बात और भी है कि 2 अगस्त तक वो अपने स्वयं के नक्षत्र में ही है, शतभिषा में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो राहु का जो ओवरऑल जो इंपैक्ट रहने वाला है पूरे वर्ष अगर देखा जाए, क्योंकि वो 26 नवंबर के बाद वक्री चलते हैं राहु और केतु, आपको पता है सदैव वक्री अवस्था उनकी चलती है, तो वो वहां से निकलकर 26 नवंबर के बाद आपके 12वें भाव में जाएंगे, और वहां पर भी शनि की राशि जो मकर होती है उसमें प्रवेश करेंगे, और जो केतु है वो आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में। वो जो पीरियड रहेगा 12वें भाव में राहु जाएंगे मकर राशि में, तो वो वर्ष के अंत में जाएंगे, तो उसका कोई बहुत ज्यादा यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको एक थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि 12वें भाव में राहु मकर राशि में जाएंगे, तो वहां पर विदेश संबंधी कार्यों के लिए अच्छा रहेगा, लीगल मामलों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वहां पर आपको कुछ चुनौतियां भी देंगे, कुछ नए विवाद में आपको फंसा सकते हैं, किसी लीगल मामले में आपको उलझा सकते हैं, खर्चों में आपके बढ़ोतरी कर देंगे, कुछ हेल्थ इशू भी दे देंगे, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, मानसिक तनाव वगैरह, ये सब स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ रोग शत्रु में भी आपकी समस्या यहाँ देखने को मिलेगी,
क्योंकि केतु छठे में आ जाएंगे और केतु कर्क राशि में रहेंगे, तो मानसिक तनाव आपका वो सब 26 नवंबर के बाद होगा। लेकिन जो पूरा वर्ष जो है ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए नई चीजों को शुरू करने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुद्धि पर भी दृष्टि है, पंचम भाव पर उच्च दृष्टि है, वहां बृहस्पति भी बैठे हैं। तो कुछ भी नया अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसमें राहु आपको बहुत फायदा देंगे। क्षमा चाहता हूं, बहुत फायदा आपको राहु देंगे। तो राहु और केतु का अगर ओवरऑल इंपैक्ट देखा जाए तो आपके लिए बढ़िया है, काम के लिए, नया कुछ सीखने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है, राहु की दृष्टि है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपने फैमिली लाइफ को, अपने मैरिटल लाइफ को बैलेंस करके चलना होगा अपने काम के साथ। और यहाँ पर जो अविवाहित लोग हैं उनको भी अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जब भी ऐसा संभवता हो सकता है कि कभी आपका रिश्ता तय होने जा रहा है और आपका कोई पास्ट आपके सामने आ जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन जो शुरुआत होने वाली उसमें कुछ गलतफहमियां घोल दे। तो इस टाइप के जो लोग हैं इनसे आपको बचना है, इन सब चीजों से आपको थोड़ा दूर रहना और अपने चरित्र को बहुत मजबूत रखना। तो राहु केतु के अगर ओवरऑल देखें बहुत सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए, कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। 26 नवंबर के बाद से जो स्थितियां होंगी वो मैंने थोड़ा संक्षेप में बता दिया, बाकी विस्तार से चर्चा तभी किया जाएगा, अभी बताने का कोई बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है। मित्रों, अब बात करते हैं आपके राशि के स्वामी शनि की। देखिए, शनि का जो प्रभाव है पूरे महीने, माफ कीजिएगा, पूरे वर्ष एक ही राशि में है, मीन राशि में। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, राशि परिवर्तन। इसमें एक जरूर विशेष आपकी जो स्थिति रहने वाली है वो है 27 जुलाई 2026 को शनि इसी मीन राशि में एक बार पुनः वक्री होंगे, और वक्री होने के साथ यहां पर वो 11 दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो ये जो समय काल रहेगा ये थोड़ा सा आपको जानने की आवश्यकता है। ये समय काल का जो समय है, टाइम है, वो मैंने बताया। तो शनि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, 12वें के स्वामी जो खर्च का भाव होता है, साथ ही जो लग्नेश होते हैं आपके वो सेकंड हाउस में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस धन भाव होता है, सेविंग्स का भाव होता है, स्पाउस का भाव होता है, फैमिली का। यहाँ पर पैतृक संपत्ति का विचार होता है, हमारी प्रारंभिक शिक्षा, वाणी का भाव है ये, आंखों का भाव है ये। शनि न्यायाधीश होते हैं, यहां पर वो विराजमान है। उनकी 3 दृष्टि होती है, आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, मित्र दृष्टि है वहां वृषभ राशि पर, माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख का भाव है, वो जनता का भाव है। अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि है, कन्या राशि पर। और सबसे अच्छी दृष्टि जो शनि की है वो पड़ रही है आपके लाभ स्थान पर, धनु राशि पर। तो शनि के ओवरऑल बात करें तो सेकंड हाउस में है, और यहाँ पर 7.5 का लास्ट फेज आपको चल रहा है। शनि चांदी के पाए पे पूरे वर्ष गोचर करते रहेंगे। चांदी का पाया बेहद शुभ होता है, उतरती हुई 7.5 है, 7.5 आपकी पैरों पर चलेगी, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूरे वर्ष आपको एक समस्या जरूर देखने को मिलती रहेगी लगातार। ज्यादातर जो चोट चपेट है, पैर में चोट लगने की संभावना, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट की स्थिति बनी रहेगी, कभी भी लग सकती है, इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये संभावना आपको बताई जा रही है। अब आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतनी है। अगर आप सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं तो बहुत तेज तेज उतरिए मत। चढ़ते समय उतनी नहीं दिक्कत होती, लेकिन उतरते समय स्लिप कर सकते हैं। बाथरूम में नहा रहे हैं वहां स्लिप कर सकते हो। तो इस टाइप की चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है, केयरफुल रहना। खासतौर पर जो लोग बुजुर्ग हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में अगर किसी प्रकार का फ्रैक्चर वगैरह होता है तो ज्यादा समस्या होती है, उसको मतलब हील करने में ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं, वाणी आपकी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर बनी रहेगी। बहुत ज्यादा सच बोलना भी आपके लिए समस्या दे सकते हो। तो जितना बोले सोच समझकर, तोल कर बोले, सामने वाले से क्या कब कितना बोलना है इसका विचार करके बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहां पर शनि सेविंग्स के भाव में बैठे और खर्च के स्वामी होते, तो खर्च आपका कहां पर होगा? 4th हाउस पर दृष्टि है, भौतिक सुख साधन, भूमि, भवन, वाहन पर शनि की दृष्टि, मित्र दृष्टि। तो आपका जो धन है, आपके पास अच्छे इन्वेस्टमेंट के अवसर आते रहेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 7.5 चल रही है तो डिले भी होगा काम में आपके। तो थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा शनि लेते हैं,
यहाँ पर आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा। जो भी टास्क आपके सामने आते हैं आप उसको करिएगा। आपको हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग व्यक्ति मन से हारने लगते हैं वहीं पर शनि ज्यादा उनका जो प्रकोप होता है वो बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है, अपना हार्डवर्क करता है, अपना काम करता रहता है और ईश्वर पे अपनी आस्था बनाए रखता है ईमानदारी से, उसको शनि आशीर्वाद हर रूप में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अपना काम करते रहिए। इन्वेस्टमेंट के अवसर आते हैं, सोच विचार कर इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो कुछ धोखा भी आपको हो सकता है, इसका ध्यान आपको रखना है विशेष। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता आपको वर्ष भर बनी रहेगी, खासतौर पर जब शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से और 11 दिसंबर तक, उस समय थोड़ा विशेष आपको सावधानी बरतनी। अष्टम भाव पर दृष्टि, तो मैंने जैसा बताया गाड़ी वगैरह चलाते समय पूरे वर्ष ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिएगा और जो जो चीजें मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा। अष्टम पर दृष्टि जो है, आप कोई भी नया काम कीजिएगा रिसर्च के साथ कीजिएगा। साथ ही जिन लोगों की भी रुचि तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या ऑकल्ट साइंस वगैरह में है, उनके लिए यह वर्ष काफी फायदेमंद रहेगा। और इस वर्ष आपकी धन की आवक भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। खर्च होगा तो धन भी आपके पास आता रहेगा। सेविंग बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी लेकिन धन आपके पास आता रहेगा, ये बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि लाभ स्थान पर दृष्टि है। तो शनि का जो ओवरऑल अगर इंपैक्ट देखें तो इस वर्ष आपके लिए काफी बेटर रहेगा। बस 27 जुलाई से और 11 दिसंबर के बीच में जब शनि वक्री होगा तब थोड़ा सा धन को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, सेविंग्स को लेकर, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, अननेसेसरी किसी प्रकार की परचेजिंग, अपने शौक वगैरह पर बहुत ज्यादा खर्चा करना आपके बजट को बिगाड़ सकता है, जो आगे जाके आपके मानसिक तनाव का कारण बनेगा। तो शनि की स्थिति भी काफी बेटर है, उतरती हुई 7.5 आपके लिए तो बेटर ही कह सकते हैं। तो अब अंतिम ग्रह की बात करते हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति। इनको मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि इनका सबसे ज्यादा विशेष परिवर्तन है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी स्थिति में बहुत तेज स्पीड में इस समय उनकी गति है। वक्री जैसे उल्टा चलना होता है वैसे अतिचारी काफी स्पीड में आगे ग्रह चलता है। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है, 3 बार राशि परिवर्तन उनका होगा। जैसे 2025 में भी आपने देखा वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर उसके बाद मिथुन में, तो इस तरीके की स्थिति इस वर्ष भी है। सबसे पहले वो मिथुन राशि में है, बुध की राशि, बुध उनके शत्रु होते हैं और पंचम भाव में आपके गोचर है। बृहस्पति बहुत विशेष होते हैं आपके लिए, दोनों जो धन का डिपार्टमेंट होता है, इनकम या सेविंग, दोनों 11th हाउस और 2nd हाउस दोनों के स्वामी होकर पंचम भाव में है, अच्छी स्थिति है। लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति अतिचारी भी है, अकेले भी हैं और राहु की लगन में बैठ के दृष्टि भी है। तो संतान उत्पत्ति के लिए वर्ष 2 जून तक अभी अच्छा नहीं है। पंचम भाव संतान का होता है, स्थान हानि करते हैं बृहस्पति, तो थोड़ी सी यहाँ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगी। संतान उत्पत्ति में थोड़ी चुनौती भी पैदा करते हैं। इसके बाद 2 जून को आपके लिए, मतलब 2 जून तक जो स्थिति मिथुन राशि में अच्छी भाग्यशाली है। थोड़ा वही जो संतान को लेकर कुछ चिंता होगी, लव रिलेशनशिप वगैरह को लेकर कुछ चिंता, बाकी भाग्य में वृद्धि लगातार करेंगे, लाभ के योग बनाएंगे। और राहु जो आपको निगेटिविटी लगने में कुछ दे रहे हैं उसको बृहस्पति लगातार काउंटर करते रहेंगे। इसके बाद 2 जून को वो निकलेंगे और आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे और उच्च राशि में आ जाएंगे। यहां पर 31 अक्टूबर तक रहेंगे वो। 6ठे भाव में उच्च राशि में है। देखिए 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है, कर्ज का और मामा ननिहाल पक्ष का होता है। बृहस्पति यहाँ बैठकर 10th भाव 12वें भाव और बृहस्पति की दृष्टि जो अंतिम नवम दृष्टि रहेगी 2 जून से और 31 अक्टूबर तक, उस शनि पर भी रहेगी। ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। इसमें 7.5 का जो कुछ थोड़ा सा निगेटिव वगैरह आपको मिल रहा है उसको बृहस्पति यहाँ पर पहले राहु को काउंटर करते रहेंगे 2 जून तक, उसके बाद शनि की 7.5 को भी काउंटर करेंगे। 6ठे भाव में बृहस्पति बैठते हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा 31 अक्टूबर तक। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, धर्म ज्योतिष के कार्य से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश संबंधी कार्यों के लिए अच्छा है। खर्च में आपके जो है कंट्रोल करेंगे खर्चों को ये। और अगर आप खर्चा वगैरह करना चाहते हो तो धार्मिक चीजों में कीजिए, जैसे किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करा दीजिए, किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, वहां पर आप डोनेशन दे सकते हैं। किसी जरूरतमंद
जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं आप। तो ऐसे कार्यों में आप अगर धन खर्चा करते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए। और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा दशम भाव पर दृष्टि है। और धन भाव पर दृष्टि, तो आपका जो धन है वो आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई पर खर्चा हो सकता है, शिक्षा पर खर्चा हो सकता है, घर में किसी के स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, ये जरूर अच्छा। और पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा है तो अगर आप 2 जून से और 31 अक्टूबर तक कोशिश करते हैं तो बहुत उत्तम समय आपके लिए रहेगा। इसके बाद एक बार फिर बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 31 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, लाभ के अच्छे योग बनाएंगे, मान सम्मान लगन पर दृष्टि डाल के बहुत अच्छा बनेंगे। यहाँ केतु के साथ उनका योग बनेगा तो बिजनेस में आपके लिए नई सफलताओं के योग ये बृहस्पति बना देंगे, क्योंकि बृहस्पति और केतु की जो बृहस्पति और राहु तो चांडाल दोष बनाते हैं, लगन के हिसाब से उनकी दृष्टि संबंध से बनेगा, लेकिन बृहस्पति और केतु का जो युति होती है ये बहुत ही फायदेमंद साबित होती है धन को लेकर। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा वैवाहिक जीवन समस्या जरूर देखने को मिलेगी, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में दिक्कत है, लेकिन बिजनेस के लिए धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास, पराक्रम, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा आपका, तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। फिर 13 दिसंबर को बृहस्पति फिर सप्तम भाव में वक्री हो जाएंगे और वापस यहां पर सिंह राशि में वक्री रहेंगे। फिर वर्ष के अंत तक वक्री ही रहेंगे सिंह राशि में। तो वहां से जब वक्री होंगे सप्तम भाव में, वहां से आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान विशेष रखना होगा। और बिजनेस में 13 दिसंबर के बाद जब वो वक्री हो जाएंगे तब आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको कुछ ये बृहस्पति नुकसान देंगे, लाभ में भी कमी करेंगे, कुछ मान सम्मान भी आपका ये दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, पहले तो अतिचारी हैं, फिर वो वक्री होंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको समस्या देंगे 13 दिसंबर के बाद से वर्ष के अंत तक। तो मित्रों, अगर देखा जाए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो ये वर्ष जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, बृहस्पति की वजह से भी है और शनि की वजह से भी है। लेकिन यहाँ ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो यह वर्ष जो है आपके लिए कुछ उपलब्धियां भी लेकर आ रहा है, चुनौतियों को भी लेकर आ रहा है, और चुनौतियों का जो लोग सामना करेंगे उनके लिए सफलता के नए द्वार भी खोलेगा। तो आपको ये निर्णय करना है कि आपको रुकना है या चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ष में अगर आप उपाय की बात कर लें तो देखिए 7.5 ही चल रहे, तो कंटिन्यू वही पीपल के वृक्ष के नीचे आपको हर शनिवार को डेली जा सकते हैं तो और अच्छा, नहीं तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल के दीपक जलाने वाला जो उपाय ये आप लगातार करिए। नहीं जा सकते तो घर में ही गमले में किसी में पौधे में शमी का पौधा लगा लीजिए, उसके समक्ष दीपदान कीजिए सरसों के तेल या तिल के तेल का। काला वस्त्र और नीला वस्त्र इसको डेली रूटीन में धारण करने से आपको बचना चाहिए। अपने वाणी का बहुत ध्यान रखें। शनि का दान करें, जैसे काला वस्त्र, काला कंबल, काला छाता, काला जूता, ये आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। आपके जो नीचे काम करते हैं, चाहे आपके कलीग्स हो या आपके जो साथ में जो काम करने वाले हैं या आपके घर में जो नौकर चाकर हो, तो उनका सम्मान कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। नहीं तो क्योंकि जो लेबर वर्क होता है ये पूरा शनि के अधीन होता है, इनका अपमान बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का भी उपाय आप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीली वस्तुओं को दान कीजिए, जैसे पीली दाल हो गया, पीला वस्त्र हो गया, पीली मिठाई हो गई, इस टाइप की चीजें आप मंदिर वगैरह में भी दान कर सकते हैं। बाकी राहु का उपाय, आप शनि का जो उपाय कर रहे हो उसी में राहु का भी उपाय जाएगा। आप चाहे तो काले कुत्ते को रोटी वगैरह उसमें थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल लगाकर उसमें चीनी या गुड़ मिलाकर अगर आप दें और वो खा ले तो बहुत अच्छा है। और भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इसका जाप करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए हर सोमवार और शनिवार को। तो ये वर्ष आपके लिए काफी उत्तम हो सकता है। और बुरे व्यसनों से दूर रहिए, ये तो मैं बताने भूल गया, मांसाहार, मदिरा, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों से और अनैतिक संबंधों, अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए, तो और ज्यादा आपके लिए 7.5 वरदान साबित होगी, ना कि
नकारात्मक। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है। और हर व्यक्ति, चाहिए तो राशियों पर राशिफल एक सामान्य जानकारी थी, हर व्यक्ति को अपना एक व्यक्तिगत राशिफल जरूर अपने कुंडली के माध्यम से जानना चाहिए। और आप चाहें तो एक छोटी सी राशि जमा करके आप वार्षिक राशिफल अपना व्यक्तिगत रूप से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से मेरे द्वारा जान सकते हैं, देश दुनिया के किसी भी कोने से। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको जो आने वाली जो वीडियोज रहेंगे उसमें अलग अलग राशियां जो हैं 1 से लेकर 12 तक उसकी जानकारी आपको दूंगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।